नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजहंस ऑनलाइन क्लासेज। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सामाजिक विज्ञान में प्रश्नों की एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम जो आ रहे हैं। कक्षा 10 का टाइम टेबल भी जारी हो गया है, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में आने के 100% चांस है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा चांस है, वो आपको बताने वाला हूँ। और जिन विद्यार्थियों के पास सिर्फ पास होने की भी कोई ट्रिक नहीं है सामाजिक विज्ञान में, उनको भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताने वाला हूँ। तो आप उन प्रश्नों को गौर करिए थोड़ा और पढ़ने का प्रयास कीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए आपके मॉडल पेपर प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न इसमें दे रखा है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये कथन किसका है? यानी कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये कथन किसका है, ये बात बतानी है हमें। 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है। 1 नंबर के प्रश्न में इसका उत्तर हम लिख देते हैं सीधा सा, महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी। ये कथन महात्मा गांधी ने कहा था कि हम धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं कर सकते। किसको नहीं कर सकते अलग? धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं कर सकते। आपके जो एक छोटे से छोटे प्रश्न से लेकर पूरे पूरे टोटल जो प्रश्न उत्तर है आपको मैं बताऊंगा, और आगे जल्दी एक वीडियो आने वाला है जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपियां कैसे बनानी है, ताकि एग्जामिनर आपको नंबर दे सके, पास मार्किंग। कई विद्यार्थी राइटिंग बढ़िया होती है, इंटेलिजेंट भी होते हैं, फिर भी उनके जितनी उम्मीद होती है उतने नंबर नहीं आ पाते। तो इसकी क्या वजह है और कॉपियों में हम कैसे लिखना है, हमें क्या करना है, ये बातें भी आपको बताने वाला हूँ। तो आप लास्ट तक बने रहिए वीडियो के साथ और सभी प्रश्नों को हम देखते हैं। देखो, तो ये कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, कि धर्म को हम कभी भी राजनीति से अलग नहीं कर सकते। ये कथन किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। तो आइए आगे आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि समकालीन दुनिया में सरकार की सबसे लोकप्रिय व्यवस्था कौन सी है? देखो, समकालीन दुनिया में सरकार की सबसे लोकप्रिय व्यवस्था, तो अपने को एक बात याद रखना है, शासन व्यवस्था है। पहले तो हम बात करते हैं शासन व्यवस्था के बारे में। तो भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? संघीय शासन व्यवस्था है। कौन सी शासन व्यवस्था है? संघीय शासन व्यवस्था है भारत में। ठीक है, और संघीय शासन व्यवस्था है, बहुदलीय शासन व्यवस्था है। लेकिन समकालीन दुनिया की सबसे लोकतांत्रिक सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था कौन सी है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। क्या होगा? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। तो समकालीन दुनिया में सरकार की सबसे लोकप्रिय व्यवस्था कौन सी है? सरकार की या शासन की? तो कौन सी व्यवस्था है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सबसे लोकप्रिय है। लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, आपको बता दूं साथ में। लोकतंत्र की परिभाषा होती है, सीधे सामान्य शब्दों में अगर कहे तो जनता ने जनता के द्वारा और जनता के लिए ही जो शासन होता है उसे क्या कहा जाता है? लोकतंत्र कहा जाता है। आगे देखो, प्रश्न भी आ गया, लोकतंत्र की परिभाषा लिखिए। तो लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? मैंने अभी आपको बताई है कि जनता के लिए और जनता द्वारा चुना गया शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। और ये परिभाषा किसने दी थी दोस्तों? अब्राहम लिंकन ने ये परिभाषा दी थी। किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, ये परिभाषा किसने दी है? अब्राहम लिंकन ने दी है। ये परिभाषा किसने दी है? अब्राहम लिंकन। ठीक है, आगे आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, परिवहन से क्या अभिप्राय? तो परिवहन किसे कहेंगे हम? यानी कि तृतीय क्षेत्र जो आता है उसे क्या कहा जाता है? परिवहन। यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों द्वारा उत्पादित या निर्मित माल को आवश्यकताओं के अनुसार, जरूरत के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? परिवहन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश है श्रीलंका। कौन सा है? श्रीलंका। भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश कौन सा है? श्रीलंका। अगला प्रश्न देखो, छठा प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है?
तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है? 22 भाषाओं को रखा गया। ये प्रश्न घुमाकर भी पूछा जा सकता है ऐसे भी कि भारत में कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों 22 भाषाओं को ही होगा। और ये प्रश्न एक तरीका और भी है जिसके माध्यम से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। वो तरीका क्या है कि हिंदी के अलावा भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है या मान्यता प्रदान की गई। तो कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है नारीवाद का क्या अर्थ है? नारीवाद का क्या अर्थ है? यानी कि नारियों के सुधार हेतु जो विचार विमर्श किए जाते हैं या नारियों की स्थिति को सुधारने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उसे क्या कहा जाता है? प्रायकर नारीवाद कहा जाता है। बाकी आप देखते रहना, प्रश्न जो है मिला लेना। पेपर की पीडीएफ अगर किसी को चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर मेंशन कर रहा हूँ, मैसेज कर देना, पेपर की पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत की 3 रबी फसलों के नाम बताइए। तो भारत की 3 रबी फसल, याद रखना रबी फसल, खरीफ फसल की नहीं पूछी है। रबी फसल किसे कहते हैं? सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पर गौर करेंगे। किसे कहते हैं? रबी फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर से नवंबर। कब होती है? अक्टूबर से नवंबर में। और काटी कब जाती है? जून जुलाई के मध्य या फिर मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। और अक्टूबर नवंबर में जो बुआई होती है वो कौन सी फसलें हैं? गेहूं है आपकी, एक उदाहरण लिख दो, कौन सा? गेहूं। दूसरा लिख दो चना और तीसरा लिख दो सरसों। ठीक है, गेहूं, चना, सरसों, 3 उदाहरण आप लिख दो। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ और कब हुआ? तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, कब हुआ था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आपका 1992। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ कब हुआ था? 1992 में। ब्राजील का एक शहर है, कौन सा? ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरो। कौन सा? रियो डी जेनेरो। इस शहर में क्या हुआ था? प्रथम अधिवेशन हुआ था, यानी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और इस सम्मेलन के अंतर्गत आपको पता हो एजेंडा 21 जो है, एजेंडा 21 एक प्रस्ताव था जिसको क्या किया गया था? पारित किया था। और सभी राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष जो है इस सम्मेलन में एकत्रित हुए थे, मिले थे और मिलकर के उन्होंने क्या किया था? पर्यावरण जो प्रदूषण है जो हो रहा है उस पर विचार किया था। अगला हमारा खंड बैच शुरू हो गया है 2-2 नंबर वाले प्रश्न। 2 × 10 = 20, 10 प्रश्न है 20 नंबर के। तो देखो, राष्ट्रीय राजमार्ग पर टिप्पणी लिखी। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? NH। हम देखते हैं कई कई सड़कों पर लिखा होता है NH, NH10, NH1, NH4, ये सब लिखा हुआ होता है। तो NH किसे कहते हैं हम? राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ता है, राजधानियों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, अब देखो राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कौन करवाता है? केंद्र सरकार करवाती है। रख रखाव का किसका होता है? राज्य सरकार का भी होता है काम, और राष्ट्रीय केंद्र सरकार का भी कार्य होता है। ठीक है, बाकी आप देख लेना उत्तर पूरा। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से लाभ क्या हो रहे हैं? पहले हम लाभ देखेंगे कि पहला लाभ क्या। 2 नंबर का जो प्रश्न है, प्रश्नों को हमेशा लिखते समय ध्यान रखो, जितने नंबर का प्रश्न दिया जा रहा है उतने ही नंबर का लिखो। यानी कि 2 नंबर का अगर कोई प्रश्न हमें पूछा जा रहा है तो 2 नंबर के प्रश्न में हमें क्या लिखना है? 2 नंबर के प्रश्न में हमें उतना ही लिखना है जितना क्या क्या कर रहा है अगले वाला पूछ रहा है। 2 नंबर में पूछा है इसने बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले और लाभ और हानियां, तो एक लाभ लिख दो और एक हानि लिख दो। यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2-3 लाइन तक हम लिखेंगे, उससे ज्यादा हमें नहीं लिखना है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमें एक लाभ देखते हैं कोई कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से जल को एक दिशा मिलती है। ठीक है, और सिंचाई के लिए जहाँ जल की ज्यादा जरूरत होती है आवश्यकता अनुसार हमें जल की आपूर्ति हो जाती है। हानियों की क्या होती है कि नदियों में तलछट जमा होने से जीवों की वृद्धि रुक जाती है। जलीय जो जीव है उनकी वृद्धि रुक जाएगी तलछट होने से। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, श्रीलंका के भाषाई संघर्ष को समझाइए। तो श्रीलंका का भाषाई संघर्ष क्या था? देखो दोस्तों कि श्रीलंका में 1956 में, कब? 1956 में क्या किया था? श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया था। इससे तमिलों के मन में क्या हो गई थी? नाराजगी उत्पन्न हो गई थी। और तमिलों के मन में जो नाराजगी उत्पन्न हुई थी किसके प्रति? सिंहली लोगों के
प्रति, तो उन्होंने क्या किया था, एक श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ गया था भाषाओं को लेकर, ठीक है। और ज़्यादा आप देखो लंबा नहीं खींचना चाहता मैं, उत्तरों प्रश्नों को थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ, आप बस समझते जाओ और बाकी आप याद कर लेना, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। देखो आगे, देखो दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोग होती है। तो दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोग होती है, यानी कि दबाव जो समूह है वो सरकार की गलतियों को क्या करता है, सामने लाकर रखता है, जनता के सामने रखता है, मीडिया के सामने रखता है, और उसी की वजह से सरकार अपना क्या करती है, काम पहली बात सही से करती है, और जो गलतियां हो जाती है उन्हें सुधारने का प्रयास करती है, ठीक है। वायु परिवहन के महत्व को समझाइए, 15वां प्रश्न है, वायु परिवहन के महत्व को समझाइए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लगा लेना, आ सकता है 100%, ठीक है। देखो, तो वायु परिवहन का महत्व क्या है कि एक तो समय कम लगता है, एक ट्रैफिक का जो है झंझट वो सारा ही खत्म हो जाता है, और वायु परिवहन का बहुत ज़्यादा महत्व है, सामान को जल्दी पहुंचाना है, इधर उधर से आसान हो गया, और ट्रैफिक वगैरह का कोई झंझट नहीं है, ठीक है। आगे देखो 16वां प्रश्न, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के कारण बताइए कोई दो। अगले वाले ने 2 नंबर दे रखे हमें, 1 + 1 = 2, यानी कि 2 ही कारण बताने, 1-1 नंबर के हैं दोनों ही कारण, छोटे छोटे कारण लिख दो। एक तो जन्मजात के आधार पर है जो सामाजिक भेदभाव किया जाता है, जन्मजात भेदभाव होता है, यानी कि जाति के आधार पर भी किया जाता है, छुआछूत के आधार पर भी सामाजिक भेदभाव होता है। बहुत से कारण है सामाजिक भेदभाव के, तो आप कोई से भी 2 कारण लिख सकते हो, ठीक है। अगला है रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता के 2 कारण है, देखिए इसमें भी 2 ही कारण लिखने हैं, तो एक सीधा सा लिख दो, रेल परिवहन में रेल की पटरियां लगाने में खर्चा क्या आता है, ज़्यादा आता है, और ज़मीन भी क्या चाहिए, समतल चाहिए, लेकिन हम सड़क परिवहन में खर्चा भी कम आता है, और जैसी हो सड़कें वैसी भी बना सकते हैं, ठीक है। और सड़क परिवहन हमें आसानी से उपलब्ध भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, व्यापार किसे कहते हैं। तो व्यापार किसे कहोगे आप, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान, और बदले में हमें मुद्रा मिलती है, या फिर बदले में हमें कुछ मिलता है, मुद्रा मिलती है, आजकल मुद्रा ही चलती है, पैसों के बदले ही चलता है, तो वस्तुओं के आदान प्रदान के कोई व्यापार कहते हैं, और बदले में क्या मिलती है, मुद्रा मिलती है। एक खरीद ली, वो बेच दी, दूसरी खरीद ली और वो बेच दी, उसे क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं, तो क्षेत्रीय दल सीधा सा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसी एक क्षेत्र का जो दल है उसे ही हम क्या कहेंगे, क्षेत्रीय दल कहेंगे। देखो 20वां प्रश्न, तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तृतीय क्षेत्र क्या है, तो तृतीय क्षेत्र का सीधा सा है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आती है, कृषि आती है, दूसरे और जो है द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग आते हैं, और तृतीय क्षेत्र इनका क्या है, सबका सेवा क्षेत्र का, यानी कि इनके द्वारा उत्पादित माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम कौन करता है, तृतीय क्षेत्र करता है। ये सेवा इन्हें कौन देता है, अगर तृतीय क्षेत्र नहीं है तो ये दोनों ही उद्योग, दोनों ही क्षेत्र कुछ ठप है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि जरूरत के अनुसार माल नहीं पहुंचेगा तो ये उत्पादन करके क्या करेंगे, यानी इनके द्वारा उत्पादित जो माल है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम कौन करता है, तृतीय क्षेत्र ही करता है, ठीक है। आगे देखो, संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है। गांधी जी ने संसाधन संरक्षण पर अपनी चिंता व्यक्त की थी, क्यों की थी, किस प्रकार व्यक्त की थी। तो देखो संसाधन संरक्षण क्यों क्या है, हमें ये तो सीधी सी नॉर्मल सी बात है, पता है कि संसाधन संरक्षण क्या है, क्यों आवश्यक है, संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, यानी कि यदि हमने समय रहते इनका संरक्षण नहीं किया, इनके उपयोग के उपाय नहीं सोचे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जो संसाधन है वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और अगर समाप्त हो गए संसाधन एक बार, तो दोबारा मिलने वाले नहीं है, उनकी जो पीढ़ी आने वाली है उनके पास बचेगा ही नहीं, और उनका गुजारा नहीं चल पाएगा। महात्मा गांधी जी ने भी इसी प्रकार इस पर चिंता की थी कि लोग अपने स्वार्थ के लिए किस प्रकार संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग कर रहे, इन उपयोगों को नहीं रोका गया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी विकट समस्या सामने खड़ी हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, देखो भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल को समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता के मॉडल को समझाइए। रट लेना, ये जो प्रश्न बता रहा हूं ना मैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न, वो रट लेना, बाकी आप पेपर से 2 दिन पहले वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप देखते रहना, बस उसी वीडियो में आपको बताऊंगा। बड़े वाले जो प्रश्न है, एक भी प्रश्न बाहर है नहीं जाएगा। तो देखो भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल क्या है, यानी कि सीधी सी बात है, भारत जो है एक सांप्रदायिक देश है जिसमें विभिन्न प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, और इसका कोई राज धर्म नहीं है।
भारत का कोई भी राज धर्म नहीं है, कोई भी व्यक्ति कोई सा भी धर्म अपना सकता है, उसके लिए उसे कोई भी मनाही नहीं है। वो किसी धर्म का प्रचार कर सकता है, किसी धर्म को बदल सकता है, कोई भी भाषा बोल सकता है, मंदिर मस्जिद कहीं भी जा सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि भारत एक धार्मिक विविधता वाला देश है। आगे देखो, भारत की मिट्टियों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। कोई 3 की एक एक नंबर की लिखनी है, अगले ने 1+1+1 डिवाइड कर रखा है, तो हमें ज़्यादा कुछ इसमें फेंकना नहीं। आप बस फालतू की बकवास कॉपी में मत लिखो, जितना आ रहा है उतना प्योर लिखो, और जो प्रश्न आ रहे हैं वो पहले लिखो। गारंटेड है, जो पहले वाले प्रश्न अगर सही है तो आगे वाले में वो नंबर ऐसे ही देके जाएगा। देखो, 1+1=1 मतलब 3 मिट्टियों की हमें विशेषता बतानी है। कोई भी 3 उठा लो यार, मिट्टियां बहुत है। जलोढ़ की उठा लो एक, तो काली मिट्टी उठा लो, लाल मृदा उठा लो, लेटेराइट उठा लो, बहुत सारी मिट्टियां है, कोई सी भी मिट्टी आप उठा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कोई सी मिट्टी की 3 विशेषताएं लिख दो। अगला देखो, बहुसंख्यकवाद से क्या अभिप्राय है, उस देश का नाम बताइए जहां बहुसंख्यकवाद है। तो बहुसंख्यकवाद से क्या अभिप्राय है दोस्तों, सीधी सी बात है, यानी कि जब अल्पसंख्यक यानी कि कम संख्या वाले लोगों पर ज्यादा संख्या वाले लोगों की इच्छा की अवहेलना करते हुए शासन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, बहुसंख्यकवाद किया जाता है। बहुसंख्यक नाम से ही पता चल रहा है, ज्यादा संख्या वाला समूह। ज्यादा संख्या वाला समूह जब अपनी मनमानी करेगा, अपने मन की करेगा और कम संख्या वालों की नहीं सुनेगा, तो उसे क्या कहा जाता है, बहुसंख्यकवाद कहा जाता है। और वो देश कौन सा है दोस्तों जहां बहुसंख्यकवाद है, वो देश है श्रीलंका। कौन सा है, श्रीलंका। आगे देखो, सीमा सड़क संगठन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लेना ये कुछ क्वेश्चन कि सीमा सड़क संगठन क्या है। तो दोस्तों, सीमा सड़क संगठन है यानी कि भारत की जो सीमा है उस पर जो सड़कों का निर्माण किया जाता है, सेना के लिए किया जाता है उस सीमा की सड़कों का रख रखाव, कहीं युद्ध हो जाए, सड़क टूटी फूटी तो नहीं है, ये सब जो रख रखाव करता है, उनका निर्माण करवाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, सीमा सड़क संगठन है कहा जाता है। देखो आगे, बड़े वाले प्रश्न है, संघीय शासन व्यवस्था का उद्देश्य बताते हुए गठन के विभिन्न तरीके बताइए। अगले ने डिवाइड कर रखा है 1+3, यानी कि 1 नंबर में हमें संघीय शासन व्यवस्था का क्या बताना है, उद्देश्य बताना है, और बाकी इसके गठन के जो विभिन्न तरीके है वो 3 तरीके लिख दो कोई से भी, और 4 नंबर का प्रश्न हो गया। 100 शब्द लिख दो ज्यादा से ज्यादा, इतने से ज्यादा अपने को लिखना नहीं है, ठीक है। आगे देखो, संघवाद क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था से किस प्रकार अलग है। तो संघवाद क्या है, संघवाद का तो आपको पता ही है, संघ किसे कहा जाता है, विभिन्न राज्यों का एक संघ बन सकता है, विभिन्न देशों को मिलाकर एक संघ बन सकता है, ठीक है। और एक एकात्मक शासन व्यवस्था किस प्रकार है, संघवाद में क्या होते हैं, शासनों का जो सत्ता है उसका बंटवारा कर दिया जाता है, अलग अलग स्तरों में उसे बांट दिया जाता है। और एकात्मक शासन व्यवस्था में एक ही स्तर का शासन होता है कि नहीं होता है, जिसमें केंद्र एक ही स्तर होता है, चाहे केंद्र पर हो चाहे राज्य पर हो, फिर कोई कहीं पर भी हो, एक ही पार्टी होती है, ठीक है। इसके अथवा में दे रखा है, भारतीय सूती वस्त्र उद्योग पर विस्तृत टिप्पणी लिखी है। तो दोस्तों, भारतीय सूती वस्त्र उद्योग पर आसानी से लिख सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न है जो बीच में छूट गया है, भारत में भाषाई विविधता को समझाइए। तो भारत में भाषाई विविधता में क्या है कि भारत में 22 जो भाषा है उनको क्या दे रखा है, संविधान का दर्जा, संविधान में मान्यता दे रखी है 22 भाषाओं को। अभी अभी जो प्रश्न आया था 8वीं अनुसूची में, कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो कितनी भाषाओं को थी, 22 भाषाओं को। भारत में विभिन्न प्रकार की क्या बोली जाती है, भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग बोलियां बोली जाती है, अलग अलग एक ही राज्य में 1000 प्रकार की आपको बोलियां मिलेगी, ठीक है। यही क्या है भारत की भाषाई विविधता। अगला क्या है, बेल्जियम मॉडल की विशेषता लिखो, अथवा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को समझाइए। प्रश्न 2 है अथवा में, ठीक है। बेल्जियम मॉडल क्या था, बेल्जियम में गृह युद्ध होना था, लेकिन गृह युद्ध नहीं हुआ था, क्योंकि उसकी सरकार ने सत्ता में क्या कर दिया था, बंटवारा कर दिया था। मुख्य रूप से यही था बेल्जियम मॉडल, जिसमें डच और फ्रांसीसी मंत्रियों की क्या कर दी गई थी, संख्या समान कर दी गई थी, ठीक है। बाकी आप देख लेना। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को क्या कीजिए, समझाइए। तो पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत कहाँ से हुई थी, राजस्थान से हुई थी, अपने नागौर जिले से। राजस्थान के नागौर जिले में क्या हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, ठीक है। एक प्रश्न है, क्या आज भी भारत में लिंग के आधार पर स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, वर्तमान में समाज में स्थित लैंगिक विषमता पर अपने विचार है देखिए। ये प्रश्न मैं आप पर छोड़ रहा हूँ, आपकी जो है सोचने की जो क्षमता है वो देख करके आप इस प्रश्न का क्या दीजिए, जवाब दीजिए, ठीक है। बाकी मैप है, मानचित्र में आपको 6 स्थान दर्शाने, कौन कौन सा, विराटनगर है, तुमकुरु है, पुग्गा घाटी है, रावतबाटा है, बेलाडीला है और रानीगंज है। तो दोस्तों, विराटनगर कहाँ है, राजस्थान में है, तुमकुरु
और पुगा घाटी लद्दाख में है, और रावतबाटा भी राजस्थान में है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में और रानीगंज बिहार में, बिहार के अरिया जिले में है। ठीक है, रिक्त स्थान भी आएंगे आपके। देखो रिक्त स्थान में भारत का पहला सीमेंट उद्योग, तो दोस्तों सीधी सी बात है 1904 चेन्नई में स्थापित है हुआ था। भारत एक क्या है, पितृ प्रधान समाज है। नारीवाद आंदोलन की शुरुआत अमेरिका देश में हुई थी। ठीक है, लोकतंत्र की विभिन्न चुनौतियों के बारे में सभी सुझाव या प्रस्तावों को क्या कहा जाता है, राजनीतिक सुझाव। कौन से सुझाव, राजनीतिक सुझाव। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, दलित वर्ग की स्थापना किसने, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना तो दोस्तों 1930 में की थी। किसने, बी आर अम्बेडकर ने। दलित वर्ग की स्थापना किसने की थी, 1930 में बी आर अम्बेडकर ने की थी। ठीक है, ये जो कुछ बातें हैं आप याद रखना, ठीक है ना। अब देखो लास्ट में कौन से रिक्त स्थान है, भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है, तो भारत में दोस्तों लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ठीक है, कौन सी शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। और भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप सिंह धनखड़। एक प्रश्न लास्ट में आपसे मैं पूछ रहा हूं कि भारत के जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे, ये आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, शिक्षा एक ऐसी संपत्ति है जिसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो दोस्तों बोर्ड के एग्जाम जो है आपके नज़दीक आ गए हैं, जितना हो सके उतना पढ़ाई पर पूरा जोर लगा दो, और आपके जो सपने हैं वो आपको साकार करने हैं। जो लोग कहते हैं आपसे ये नहीं हो पाएगा, उन्हें ये करके दिखाना है। जय हिंद दोस्तों।